गुड इवनिंग दोस्तों। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के परीक्षावाड़ी के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने श्रृंखला का यह वाला वीडियो। अगर आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य में चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है, उत्तराखंड राज्य में चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली ज़िलों में चूना पत्थर मिलता है। तो प्रश्न यदि आपके सामने इस तरह से आता है कि राज्य में चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली ज़िलों में चूना पत्थर मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि देहरादून के मंदारम और बारकोट क्षेत्र में मिलते हैं। आप ये पूछ रहा है कि देहरादून के मंदारम और बारकोट क्षेत्र में क्या मिलता है, तो इसका जवाब ये है कि अच्छे किस्म के चूना पत्थर यहाँ पे मिलते हैं। तो राज्य में चूना पत्थर कहाँ मिलता है, अगर ये पूछा जाए तो देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली ज़िलों में। यदि अच्छे किस्म के चूने पूछा जाए आपसे तो मंदारम और बारकोट क्षेत्र में मिलता है, वो भी देहरादून के। यदि क्षेत्र नहीं आता है तो सिर्फ ज़िला आएगा, तो ज़िला देहरादून है। तो देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली में यहाँ पर चूना पत्थर मिलते हैं, लेकिन अच्छे किस्म के चूना पत्थर जो मिलते हैं वो मिलते हैं देहरादून में। और देहरादून में भी कहाँ पर, मंदारम और बारकोट में। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग है सीमेंट उद्योग में। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। संगमरमर के पर्याप्त भंडार कहाँ है, मसूरी के पास। उत्तराखंड में मसूरी के पास संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं। तो राज्य में संगमरमर के पर्याप्त भंडार किस क्षेत्र में हैं, तो मसूरी के आसपास संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं। राज्य में संगमरमर कहाँ पे मिलता है, देहरादून, नैनी और टिहरी में। देहरादून, नैनी और टिहरी में संगमरमर मिलता है। राज्य में मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है, राज्य में मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़। आप याद रखेंगे मैग्नेटाइट, ठीक, सॉरी मैग्नेसाइट है, मैग्नेटाइट नहीं है, मैग्नेसाइट है। तो राज्य में मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है, मैग्नेसाइट मिलता है चमोली में, बागेश्वर में और पिथौरागढ़ में। तो इस तरह के प्रश्न आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि राज्य में मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है, तो अगर तीनों दे देगा, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, तो कूट करके आपसे सवाल पूछेगा। जैसे कूट करके पूछता है, 2 सही है, 1 सही है, 3 सही है, इस प्रकार के प्रश्न दे सकता है। यदि इनमें से सिर्फ एक दे, या तो चमोली दे, या बागेश्वर दे, या पिथौरागढ़ दे, तो 3 दूसरे जगह, दूसरे ज़िलों का, अन्य ज़िलों का नाम दे देगा वहाँ पे। तो आपको चुनना है कि मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है उत्तराखंड राज्य में। बात करें मैग्नेसाइट का उपयोग किस में किया जाता है, तो तापसह भट्टी बनाने में, तापसह भट्टियाँ बनाने में मैग्नेसाइट का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। मैग्नेसाइट का प्रयोग किया जाता है तापसह भट्टियाँ बनाने में। राज्य में सोप स्टोन, जिसको टाल्क भी कहा जाता है, टॉल्क भी कहा जाता है, ये कहाँ मिलता है, तो राज्य में सोप स्टोन यानी कि टॉल्क कहाँ मिलता है, तो इन जिलों में मिलता है। किन में, अल्मोड़ा में मिलता है, बागेश्वर में मिलता है, पिथौरागढ़ में मिलता है और चमोली में मिलता है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चमोली में क्या मिलता है, सोप स्टोन मिलता है, जिसको टॉल्क भी कहा जाता है। सौंदर्य प्रसाधन टैल्कम पाउडर, ये क्या, टैल्कम पाउडर क्या है, सौंदर्य प्रसाधन है। इसके अलावा पेंट्स हैं, साबुन है। तो ये तीनों सौंदर्य प्रसाधन है। टैल्कम पाउडर क्या है, सौंदर्य प्रसाधन है। तो सौंदर्य प्रसाधन, टैल्कम पाउडर, पेंट्स, साबुन आदि उद्योगों में उपयोगी हैं कौन, सोप स्टोन। अभी जो हमने सोप स्टोन देखा है, जो सोप स्टोन देखा है, सोप स्टोन कहाँ मिलता है, हमने देखा कि सोप स्टोन मिलता है अल्मोड़ा, बागेश्वर,
पिथौरागढ़ तथा चमोली में सोपस्टोन मिलता है। ये सोपस्टोन का काम क्या है, अगर ये पूछे आपसे तो सोपस्टोन क्या है कि सौंदर्य प्रसाधन जैसे सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में काम में लाया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के उद्योग में ये काम में लाया जाता है। उसमें भी सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत टैल्कम पाउडर बनाने में, पेंट्स बनाने में, साबुन बनाने में ये सोप स्टोन का काम किया जाता है, काम में लाया जाता है। सोप स्टोन देख लीजिए, सोप लगा हुआ है इसमें, सोप से ही स्पष्ट है कि साबुन बनाने में ये काम में लाया जाता होगा। राज्य में बेस मेंटल कहाँ मिलता है? राज्य में बेस मेंटल्स मिलता है अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली और देहरादून जिलों में मिलता है बेस मेंटल्स। ठीक, क्या बेस मेंटल्स, याद रखिएगा बेस मेंटल्स कहाँ मिलता है? बेस मेंटल्स मिलता है अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली और देहरादून जिलों में क्या मिलता है? बेस मेंटल्स मिलता है। अब बात करें राज्य में रॉक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? राज्य में रॉक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? देहरादून, टिहरी तथा नैनीताल जिलों में क्या मिलता है? रॉक फॉरेस्ट। तो आपसे पूछा जाए रॉक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? देहरादून, टिहरी तथा नैनीताल जिलों में। राज्य में डोलोमाइट कहाँ मिलता है? डोलोमाइट कहाँ मिलता है? ये देख लीजिए आप, डोलोमाइट मिलता है देहरादून में, पिथौरागढ़, टिहरी जिलों में डोलोमाइट मिलता है। एक बार फिर से इसको रिकॉल करिए कि राज्य में डोलोमाइट कहाँ मिलता है? देहरादून में मिलता है, पिथौरागढ़ में मिलता है और टिहरी जिलों में मिलता है। एक बार और 3 बार इसको रिवीजन कर लीजिए। राज्य में डोलोमाइट कहाँ मिलता है? तो डोलोमाइट मिलता है देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी में। अगला पॉइंट्स है, राज्य में बेराइट्स कहाँ मिलता है? राज्य में बेराइट्स कहाँ मिलता है? तो राज्य में बेराइट्स मिलता है देहरादून में। ये सिर्फ एक ज़िले में बताया जा रहा है कि राज्य में बेराइट्स मिलता है, तो बेराइट्स कहाँ मिलता है? देहरादून में। राज्य में गंधक व माक्षिक कहाँ मिलता है? गंधक और माक्षिक, गंधक और माक्षिक कहाँ मिलता है? चमोली और देहरादून जिलों में गंधक और माक्षिक मिलता है। राज्य में एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? एस्बेस्टस या एस्बेस्टॉस, तो एस्बेस्टस भी कह सकते हैं, एस्बेस्टॉस भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ मिलता है? पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में ये मिलता है। क्या? एस्बेस्टस या एस्बेस्टॉस मिलता है कहाँ? पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में। बात करें राज्य में लोहा कहाँ मिलता है? ये महत्वपूर्ण हो सकता है। लोहा नैनीताल में मिलता है, चमोली, पौड़ी, टिहरी जिलों में मिलता है। कहाँ? एक तो नैनीताल में भी मिलता है, चमोली में मिलता है, पौड़ी गढ़वाल में मिलता है और टिहरी में मिलता है। ये 4 ज़िले यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे लोहा मिलता है। तो उत्तराखंड में नैनीताल की बात करें, चमोली की बात करें, पौड़ी की बात करें, टिहरी की बात करें, तो इन जगहों पे लोहा मिलता है। राज्य में तांबा कहाँ मिलता है? ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य में तांबा मिलता है चमोली में, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल जिलों में क्या मिलता है? यहाँ पे तांबा मिलता है। एक बार फिर से क्या करिए, रिकॉल करिए इसको कि राज्य में तांबा कहाँ मिलता है? चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में तांबा मिलता है। आगे है, राज्य में सीसा कहाँ मिलता है? सीसा कहाँ मिलता है? सीसा मिलता है पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, देहरादून में, उत्तरकाशी में, टिहरी और पौड़ी जिलों में क्या मिलता है? सीसा मिलता है। तो सीसा कहाँ मिलता है आपसे पूछा जाए तो आप देखेंगे कि सीसा पिथौरागढ़ जिले में मिलता है, अल्मोड़ा जिले में मिलता है, देहरादून जिले में मिलता है, उत्तरकाशी जिले में मिलता है, टिहरी और पौड़ी जिलों में मिलता है क्या? सीसा। तो सीसा इन जगहों पे मिलता है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में कूट के रूप में, या फिर सिर्फ 4 ऑप्शंस देखें। राज्य में ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? ग्रेफाइट कहाँ मिलता है राज्य में? तो अल्मोड़ा में मिलता है, पौड़ी में, नैनीताल जिलों में ग्रेफाइट मिलता है। अल्मोड़ा में आप देखेंगे कि ये काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं अल्मोड़ा और नैनीताल में। तो राज्य में ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? तो अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल में ग्रेफाइट मिलता है। स्लेट्स की बात करें, राज्य में स्लेट्स कहाँ मिलते हैं?
उत्तरकाशी में, नैनीताल में, पौड़ी में, इन जिलों में स्लेट्स मिलते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। अब बात करें राज्य में टिन कहाँ मिलता है। टिन टिन कहाँ मिलता है? चमोली ज़िले में मिलता है। तो टिन कहाँ मिलता है आप याद रखेंगे, चमोली ज़िले में। तो टिन, एक बार फिर से टिन, टिन कहाँ मिलता है? चमोली में। चमोली में मिलता है टिन, या टिन कहाँ मिलता है? चमोली ज़िले में टिन मिलता है। राज्य में खनन नीति उद्योग की गई। राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई। उत्तराखंड राज्य में खनन नीति या उत्खनन नीति की घोषणा कब की गई? 2001 में की गई। तो याद रखेंगे, राज्य में खनन नीति की घोषणा 2001 में की गई थी। राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति, वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति कब लाई गई? 2023 में। 2023 में, ये अभी हाल ही का, मतलब इसको करंट अफेयर में आप देख सकते हैं, करंट अफेयर के नज़रिए से आप देख सकते हैं इसको, कि राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी की नीति कब लाई गई? तो 2023 में। इसको भी आप देख लीजिए, अगर 2024 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो सकता है करंट अफेयर के रूप में। तो राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति कब लाई गई? 2023 में। इसके अलावा राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति अलग से आप सर्च करके देख लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। खीराकोट आंदोलन किससे संबंधित था? तो खड़िया खनन से संबंधित था। खड़िया खनन से संबंधित था। क्या? खीराकोट आंदोलन। तो आपसे पूछा जाए कि खीराकोट आंदोलन किससे संबंधित था, तो आंदोलनों से इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं कि ये आंदोलन किससे संबंधित था। तो चूँकि आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पूछे जाने के चांसेस बने रहेंगे इस प्रकार के प्रश्न। तो आंदोलनों से आप याद रखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न बनते आए हैं कि ये आंदोलन, फला आंदोलन किस मुद्दे से संबंधित है या किस चीज़ से संबंधित था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खीराकोट आंदोलन जो था वो खड़िया खनन से संबंधित था। वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन किया जाता है। वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन किया जाता है उत्तराखंड विकास निगम द्वारा। तो वन क्षेत्रों में स्थित खदानों, मतलब जो खदान जंगली क्षेत्र में स्थित हैं, जंगलों में स्थित हैं, उसमें जो खनन का कार्य किया जाता है तो उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है। तो वन विभाग द्वारा ही वहाँ पे खनन किया जाता है जंगलों में। तो जंगलों में जो खदानें स्थित हैं, जो अवस्थित हैं, उनमें उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराया जाता है? तो उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है। अब बात करें प्रदेश में प्रथम और द्वितीय कृषि नीति कब लाई गई। राज्य में मतलब उत्तराखंड राज्य में या प्रदेश में बात करें तो प्रथम और द्वितीय कृषि नीति कब लाई गई? तो क्रमशः 2011-12 और 2018 में। तो राज्य में प्रथम कृषि नीति कब लाई गई? 2011-12 में। और द्वितीय कृषि नीति, दूसरी वाली कृषि नीति कब लाई गई? 2018 में। तो आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम कृषि नीति 2011-12, द्वितीय कृषि नीति 2018। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कृषक व कृषि श्रमिक दोनों मिला के, जैसे कृषक जो किसान होते हैं वो भी इसमें शामिल है और किसानों द्वारा जो मजदूर लगाए जाते हैं खेती करने में वो भी शामिल है। ये बताया जा रहा है कि कृषक व कृषि श्रमिक, मतलब कि हमारे पास यदि ज़मीन है, मैं खेती कर रहा हूँ तो मैं तो किसान हुआ, लेकिन अगर मैं अपने खेती करने के दौरान मैं मजदूर कोई लगा रहा हूँ तो उसको भी यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, उसे कृषि श्रमिक कहेंगे। तो उसको भी शामिल किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ कृषक को ही नहीं शामिल किया जा रहा है, कृषि श्रमिक को भी शामिल किया जा रहा है। तो इस उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग, तो कृषि से जुड़े हुए लोग 12% हैं। और इसको आप देखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या का 12.81% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि बहुत कम डाटा ये है। अब चूँकि सिर्फ कृषक ही नहीं शामिल हैं इसमें कृषि मजदूर भी शामिल हैं।
तो कृषि मजदूर को यदि हटा दिया जाए तो सिर्फ कृषक का बात किया जाए तो ये डाटा और कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कृषि कार्य बहुत ही कम मात्रा में किया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ की उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 12.81% लगभग 13% लोग यहाँ के कृषि कार्य में संलग्न हैं। प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग 33% लोग, कृषक व कृषि मजदूर सहित कार्यशील जनसंख्या की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, तो कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े हुए लोग, कार्यशील जनसंख्या का अर्थ होता है, आप देख लीजिएगा, ये डाटा अलग हो सकता है, ये डाटा मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है। जहाँ तक याद है शायद 18 वर्ष या 16 वर्ष की बात कर लिए, 16 वर्ष से 63 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, कब से 16 वर्ष से 65 वर्ष तक, 16 से 65, और मैं जो 16 बता रहा हूँ शायद ये 18 भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। एक बार आप देख के तब फिर मतलब अपने दिमाग में बैठाइएगा कि ये कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। 16 को एकदम यहाँ से मान के मत चलिएगा, हो सकता है 18 हो, तो 18 से 65 या फिर 16 से 65 आप देख लेंगे। तो इतने आयु के लोग, 16 साल से 65 वर्ष की आयु के लोग जो काम कर सकते हैं उसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, कर कितने लोग रहे हैं इससे मतलब नहीं है, इसमें इस बात से मतलब है कि काम करने के योग्य जो हैं 16 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच ऐसे लोग जो कार्य करने की क्षमता रखते हों, जो कार्य कर सकते हैं, जो मजदूरी कर सकते हैं, जो कोई रोज़गार कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही है। इतने में से बेरोजगार कितने हैं, कितने बैठे हुए हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, ये मैटर नहीं रखता है। मैटर ये है कार्यशील जनसंख्या में कि 16 से लेके 65 वर्ष के वो सभी लोग जो कार्य कर सकते हैं, वो कार्यशील जनसंख्या है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली लाइन में, इस वाले पॉइंट्स में प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग, तो इसमें वही लोग शामिल किए जा रहे हैं जो सच में जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं उसको ही शामिल किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या 16 से 65 वर्ष के उन सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है जो कार्य कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। तो जो कार्य कर सकते हैं वही कार्यशील जनसंख्या है। उनमें से अब 16 से 65 वर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इतने ही बीच के आयु के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं कार्यशील जनसंख्या में। याद रखिए कि 16 से 65 वर्ष की आयु के बीच के लोग ही इसमें शामिल हो रहे हैं कार्यशील जनसंख्या में। तो इसका मतलब कि 65 के बाद जितने लोग हैं उनको बाहर किया जा रहा है, और 16 वर्ष से कम जितने हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है इस डाटा में। तो ये डाटा बढ़ ही जाएगा, ये क्या होगा, बढ़ ही जाएगा, क्योंकि अगर 65 वर्ष से अधिक लोगों को बाहर कर देंगे उत्तराखंड की जनसंख्या से, और फिर इधर 16 वर्ष से कम लोगों की जनसंख्या को बाहर कर देंगे उसकी जनसंख्या से, उत्तराखंड की जनसंख्या से, तो 16 से 65 वर्ष में तो ये क्या होगी, पूरी जनसंख्या में से जनसंख्या, बहुत सी जनसंख्या कम हो जाएगी, क्योंकि 16 वर्ष के लोगों को हम लोग हटा दे रहे हैं, उधर 65 वर्ष के बाद के लोगों को हटा दे रहे हैं। तो इसलिए ये डाटा क्या हो जाएगा, बढ़ के 33.38% हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, तो 16 से 65 वर्ष के वो सभी जनसंख्या जो कार्य करने की क्षमता रखती हो उसको कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। तो प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या, आप या तो ये भी कह सकते हैं प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जो 16 से 65 वर्ष के बीच के हैं, उनमें से कृषि में जुड़े हुए लोग, कृषक और कृषक मजदूर सहित 33% लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बार स्पष्ट रूप से इस लाइन को पढ़ के आगे चलें, क्योंकि अब हम लोग समझ चुके हैं। प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग 33.38% लोग हैं। राज्य में कुल भू क्षेत्र का 86.07% पर्वतीय एवं 13.93% समतलीय है। तो आप देखेंगे कि यहाँ की भूमि ही ऐसी है, वह यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ ही नहीं कह रही हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि करें।
कृषि कार्य में संलग्न हो, इसलिए 12-13% आप देख रहे हैं संपूर्ण जनसंख्या का 12-13% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं, वो भी कृषक मजदूर सहित। तो क्यों? क्योंकि देखेंगे आप कि अब अगर इसका रीज़न पूछा जाए तो रीज़न यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि 86.07% यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है ही है, तो यहाँ पे कृषि कहाँ होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे पर्यटन उद्योग अधिक होगा, पर्यटन उद्योग अधिक होगा, इसके बाद लकड़ी उद्योग अधिक हो सकता है, ये सब चीज़ें अधिक हो सकती हैं, लेकिन कृषि अधिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र 86.07%, 86-87% के लगभग यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र हैं। समतल भूमि सिर्फ 13.93% है, इसका मतलब 14% लगभग। तो भूमि समतल भूमि में कुछ क्षेत्र क्या हो जाएंगे, मतलब कि आवासीय क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ पे लोग निवास करेंगे, जो बचेगा उसमें कृषि होगी, और उसमें भी और कंपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह लगेंगी, और भी काम होगा, सड़क बनेगा, नगर बनेगा, शहर बनेगा, ये सब होगा। बाकी के बचे क्षेत्र में कृषि होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम कितने कम लोग कृषि में संलग्न होंगे। तो कुल मिला के राज्य की कुल भू क्षेत्र का जितना उत्तराखंड राज्य की जितना क्षेत्रफल है, उसका 86.07% क्षेत्र में पर्वतीय भाग है और 13.93% भाग समतलीय है। राज्य में एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना, राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके तहत, किसके तहत? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये मिलता है। ये कब लागू किया गया उत्तराखंड राज्य में? 1 दिसंबर 2018 से उत्तराखंड राज्य में लागू है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है 2020-21 से। तो आप याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है, या मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है 2020-21 से। क्योंकि हम लोग अगर जहाँ पे राज्य की बात कर रहे हैं, जैसे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ राज्य लिखा है, तो हम उत्तराखंड, चूँकि उत्तराखंड विशेष पढ़ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे राज्य या प्रदेश मिले, आप समझ जाएंगे कि उत्तराखंड की बात हो रही है। राज्य में अगर हम लोग बात करें मृदा या फिर मिट्टी की, तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण और पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना, ठीक। इस परियोजना को ग्राम्या भी कहा गया। तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में भूक्षरण, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि भूक्षरण, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखेंगे, इस यहाँ पे समतलीय क्षेत्रों की नहीं बात हो रही है, पर्वतीय क्षेत्रों की बात हो रही है। तो उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र जो कि पर्वतों से जुड़े हुए हों या पर्वतीय क्षेत्र हों, तो वहाँ के मिट्टी के कटाव से और पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए, यहाँ पे मिट्टी ना कटे और पर्यावरण दूषित ना हो, इन दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तो भूक्षरण और पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। तो एक परियोजना चलाई जा रही है, इस परियोजना का नाम है उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना। तो इसको याद रखेंगे, इसको ग्राम्या भी कहा जाता है। ग्राम्या 1 की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 31 जनवरी 2022 तक देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के 2338 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए चलाई गई है ग्राम्य 2 परियोजना। तो ग्राम्य 1 परियोजना मतलब ये जो उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना चलाई गई, तो जो सबसे पहले परियोजना चलाई गई किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में ये परियोजना सफल रही। तो इस परियोजना के सफल होने के बाद आप इस डेट को याद रखेंगे, 15 जुलाई 2014 से 31 जनवरी 2022 तक। फिर ये क्योंकि 2022 तक चला है, तो हालांकि 2024 आ गया है, तो करंट का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है।
कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल 3 साल पहले के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो पीसीएस या आईएएस एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें 2 साल या 3 साल पीछे के भी सवाल पूछ लेता है कभी-कभी। तो ये चूँकि 2 साल 2024 है, तो 2 साल पीछे का है, इससे भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। तो ग्राम्य 1 की सफलता के बाद जब ग्राम्य 1 चला गया तो वो असफल रहा। तो इसकी सफलता के बाद क्या हुआ कि 15 जुलाई 2014 से लेके 31 जनवरी 2022 तक, 2014 और से लेकर 2022 तक इतना भी आप याद रख सकते हैं। अगर डेट याद करना है तो 15 जुलाई से 31 जनवरी आप याद रखेंगे। तो 15 जुलाई 2014 से लेके 31 जनवरी 2022 तक किन-किन ज़िलों में चलाया गया, ये डेट महत्वपूर्ण हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो ये ज़िले हैं, ये ज़िले महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ज़िले महत्वपूर्ण हैं भी। तो देहरादून में चलाया गया। अगर आपसे पूछा जाए ग्राम्य ग्राम्य 1 की सफलता के बाद उत्तराखंड में ग्राम्य 2 परियोजना चलाई गई। तो ये परियोजना ग्राम्य 2 परियोजना किन-किन ज़िलों में चलाई गई? तो आप बताएँगे देहरादून ज़िलों में, टिहरी ज़िले में, उत्तरकाशी ज़िले में, पौड़ी ज़िले में, रुद्रप्रयाग ज़िले में, अल्मोड़ा ज़िले में, पिथौरागढ़ ज़िले में और बागेश्वर ज़िले में। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ज़िलों में ग्राम्य 2 परियोजना चलाई गई। राज्य में कई प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं। तो राज्य में मृदाएँ किस-किस प्रकार की पाई जाती हैं, इसकी बात करें तो तराई मृदा पाई जाती है, भाबर मृदा, टर्शियरी मृदा, क्वार्ट्ज मृदा, ज्वालामुखी मृदा, दोमट मृदा, भूरी मृदा, लाल पीली मृदा, भस्मी मृदा आदि प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राज्य में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और ज़्यादातर इस प्रकार के प्रश्न जिसके कई उत्तर होते हैं, जैसे राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, तो एक प्रकार की मिट्टी तो है नहीं, कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जिस प्रश्न के उत्तर ज़्यादातर 1, 2, 3, 4 या उससे अधिक होते हैं, तो उसको कूट के रूप में पूछ ही लेता है, ज़्यादातर कूट के ही रूप में पूछता है। उसमें से दे देगा जैसे तराई मृदा, क्वार्ट्ज मृदा, लाल पीली मृदा और 1-2 अलग मृदा दे देगा अन्य राज्यों से उठा के। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से 1 सही है, 2 सही है या 3 सही है। इस प्रकार के जो कूट पूछता है, उस प्रकार के प्रश्न ऐसी जगहों से पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो तराई मिट्टी पाई जाती हैं, भाबर मृदा पाई जाती है, टर्शियरी मृदा पाई जाती है, क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है, ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है, दोमट मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है, भस्मी मृदा पाई जाती है। तो ये सभी प्रकार की मृदाएँ हैं जो उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है? तो भाबर क्षेत्र की मिट्टी जो है उत्तराखंड में, भाबर क्षेत्र की मिट्टी जो है कंकड़ पत्थरों से और मोटे बालुओं से युक्त होती हैं। तराई क्षेत्र की मृदा महीन कड़ों वाली तथा भाबर एवं शिवालिक, इस लाइन को एक बार और पढ़िए कि तराई क्षेत्र की मिट्टी या मृदा, तो तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली तथा भाबर एवं शिवालिक क्षेत्र भाबर एवं, एक मिनट कहाँ गया, भाबर एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। तो फिर से इस लाइन को एक बार वापस चलते हैं, पिछले स्लाइड में वहाँ से शुरू करते हैं कि तराई क्षेत्र की मृदा, कहाँ की तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली तथा अब इतना 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 कहाँ तक ये यहाँ तक देखिए, यहाँ तक एक लाइन हमको बता रहा है कि तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली होती है, ठीक। और दूसरा देखिए, दूसरा लाइन अलग चीज़ बताएगा। पहला लाइन यही बता रहा है कि तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली होती है, ठीक। ये भी आप याद रखेंगे कि तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली होती है। अब दूसरा लाइन हमें क्या करना है कि भाबर एवं
शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। तो जो महीन कण वाली मृदा है, तराई क्षेत्र वाली मृदा, हमने देखा कि महीन कण की मृदा होती है, लेकिन ये भाबर और शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। इसमें कमी पाई जाती है। इसमें क्या कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसमें? भाबर क्षेत्र की मृदा जो है, ये वाली मृदा, जो पहले तराई क्षेत्र वाली मृदा जो बताई जा रही है, तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली होती है। अब एक लाइन जो ये है, ये वाला लाइन इतना छोड़ के चलिए आप अगर, तो समझ में आ जाएगी कि ये लाइन कहना क्या चाहता है। तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली होती है। इतना पढ़ने के बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि और ये अधिक परिपक्व होती है, और ये अधिक परिपक्व होती है। इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन एवं सल्फर की, फास्फोरस की। तो अभी आपको पकड़ में आ गया कि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी किस मृदा में पाई जा रही है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी ये तराई क्षेत्र की मृदा में पाई जा रही है, जो कि महीन कणों वाली मृदा है। तो आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी किस मृदा में पाई जाती है, तो आपके ऑप्शन में अगर रहेगा तराई क्षेत्र की मृदा, तो आप उसी पे लगा के आएंगे। तो तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली होती है तथा इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, तथा ये महीन कणों वाली भी होती है। लेकिन ये भाबर एवं शिवालिक जो मृदा है, भाबर एवं शिवालिक मृदा की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। टर्शियरी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? टर्शियरी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? शिवालिक पहाड़ियों पर तथा दून क्षेत्र में टर्शियरी प्रकार की मृदा पाई जाती है। आपसे यदि पूछा जाए कि टर्शियरी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है उत्तराखंड में, तो आप बताएंगे कि शिवालिक पहाड़ियों तथा दून क्षेत्र में टर्शियरी प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसको आप याद रखेंगे। ज्वालामुखी एवं क्वार्ट्ज मृदा कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी और क्वार्ट्ज मृदा कहाँ पाई जाती है? भीमताल, जो कि नैनीताल में है, यहाँ पे ज्वालामुखीय और क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है। एक बार फिर से इस चीज़ को, दोनों लाइन को पढ़ लीजिए कि टर्शियरी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है। टर्शियरी प्रकार की मृदा शिवालिक पहाड़ियों तथा दून क्षेत्र में मिलता है। वहीं बात करें ज्वालामुखी एवं क्वार्ट्ज प्रकार की मृदा, तो ये भीमताल, जो कि नैनीताल में अवस्थित है, यहाँ पे मिलता है। दोमट मृदा कहाँ पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोमट मृदा कहाँ पाई जाती है? शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में भी, और शिवालिक के निचले भागों में, निचले ढालों में ये दोमट मृदा पाई जाती हैं। कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा कौन सी है? ऐसे क्षेत्र, किस क्षेत्र की बात हो रही है? जहाँ पे वर्षा कम हो रही है और पहाड़ियाँ ऊंची हैं, उच्च पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो क्या कह रहा है कि कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में अपरिपक्व मृदा कौन सी है? तो उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा है। यहाँ पे उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे पाई जाती हैं। लाल मृदा, अब पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे, पहाड़ी ढालों पर या पहाड़ी ढाल क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये हो गया ढाल, ऐसे मतलब ज़्यादा ऐसे रहेगा, तो ये हो गया ढाल। लेकिन पहाड़ी किनारों किनारे, ये किनारे हो गए, जैसे पहाड़ हो गया और ये वाला क्षेत्र उसका किनारा हो गया। तो इन क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि यहाँ पे उच्च पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है। सॉरी, यहाँ पे इसमें लाल मृदा पाई जाती है। कहाँ पे? पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। नैनीताल, मसूरी तथा चकराता के निकट चूने बलुआ पत्थर सेल या डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित आर्द्रताग्राही और उपजाऊ मृदा है। कौन सी? भूरी लाल पीली मृदा, भूरी मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा। इस प्रकार की मिट्टियाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं? कहाँ पे? नैनीताल में, मसूरी में, चकराता के निकट। और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि चूने, बलुआ पत्थर, सेल तथा डेलेमाइट्स के चट्टानों से बनी ये आर्द्रताग्राही मिट्टियाँ हैं। किन किन चीज़ों से? जो भूरी लाल पीली मृदा है
कौन मृदा? भूरी, लाल, पीली मृदा जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बनी किन किन चीज़ों से हैं। तो ये चूने से बनी है, बलुआ पत्थर से बनी है, सेल खड़ी से बनी है और डोलोमाइट से बनी हुई हैं। तो इन चीज़ों से ये मृदा बनी हुई हैं। पाया कहाँ जा रहा है? नैनीताल में, मसूरी में, चकराता के निकट ये पाया जा रहा है। इसकी विशेषता और क्या है? ये आर्द्रताग्राही मतलब ये आर्द्रता को क्या करते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी उसको ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं। ये आर्द्रता ग्राही होते हैं और ये उपजाऊ भी होते हैं। ये इन मिट्टियों की विशेषता बताई जा रही है। घास के मैदानों जिसको बुग्याल कहा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि बुग्याल क्या है, तो बुग्याल घास के मैदान होते हैं। तो घास के मैदानों के निचले भागों के वनों से मिलती है उपपर्वतीय मृदा। तो घास के मैदानों में बात करें, घास के मैदानों के निचले भागों के वनों में मिलती है, घास के मैदानों के निचले भागों के वनों में मिलती है उपपर्वतीय मृदा। सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती हैं: तलाऊ, उपराऊ और इजरान भूमि। तो सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती हैं। प्रश्न को एक बार और पढ़िए कि सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमियाँ मिलती हैं। ये भूमियाँ कौन कौन सी हैं? तलाऊ, उपराऊ और इजरान, ये भूमि मिलती है यहाँ पे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब भूमि उपयोग सांख्यिकी डायरी 2021-22 के अनुसार ये जो बात होगी वो होगी। राज्य में कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल, अब ये बार बार 2020-21 नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि 20, 21, 22, 23 की ही बात होगी यहाँ पे, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से हेडिंग में दे दिया गया है। तो राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है। ये जो इतना बड़ा डाटा है इसको आप स्किप करते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये कितना है? 60,01,553 हेक्टेयर। 60,01,553 हेक्टेयर ये है। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल की बात हो रही है, लेकिन ये डाटा याद करने के लिए नहीं है, याद नहीं करना है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल, अगर ये सब प्रतिशत में है तो प्रतिशत में आप देखेंगे, प्रतिशत में आप देख लेंगे, लेकिन जो डाटा लंबा चौड़ा दिया है उसको आप याद नहीं रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही कम, नगण्य रूप से नहीं के बराबर, बल्कि पूछे ही नहीं जाते हैं। तो राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन का क्षेत्र कितना है ये आप देखेंगे, क्योंकि ये प्रतिशत में है। तो 63.51% है। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन क्षेत्र जो है वो 63.51% वन क्षेत्र है। राज्य की कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में अस्थायी चारागाह का क्षेत्र कितना है? तो 3.46% अस्थायी चारागाह का क्षेत्र है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में अन्य वृक्ष, झाड़ियों, बागों से युक्त क्षेत्र कितना है? ये 6.56% है। जंगलों को छोड़ करके बात हो रही है। अन्य वृक्ष, झाड़ी और बागों से युक्त क्षेत्र जो है वो 6.56% है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर व खेती के उपयोगी क्षेत्र कितने हैं? ऊसर व खेती के अयोग्य। ऊसर क्या होता है? ऊसर एक भूमि होता है, ऊसर भूमि होता है या ऊसर मिट्टी होता है। वो मिट्टी क्या होती है? अनुपजाऊ होती है, वहाँ पे खेती नहीं होता है। क्या होता है? खेती नहीं होता है, कृषि कार्य वहाँ पे नहीं हो सकता है, बिल्कुल ही अनुपजाऊ वो मिट्टी होती है। तो कहा जा रहा है कि राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर व खेती के अयोग्य, ऊसर की बात कर लें या खेती के अयोग्य, खेती करने योग्य ना हो, ऐसे क्षेत्र कितने हैं? ऐसे क्षेत्र 4.1% क्षेत्र हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रफल जितना है उस क्षेत्रफल का 4.1% क्षेत्र ऐसा है जिन क्षेत्र में ऊसर है या तो फिर वो खेती के अयोग्य है। ये बात हो रही है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में कुल परती क्षेत्र,
परती क्षेत्र मतलब किस कृषि योग्य जो भूमि है लेकिन कृषि हुई नहीं है उसमें, तो उसको परती कहते हैं। जो कृषि योग्य नहीं है, जो कृषि योग्य नहीं है, जो ऊसर है, जो अयोग्य है, उसकी बात अलग है। लेकिन जो कृषि योग्य है लेकिन परती है, मतलब खेती उस पर नहीं हुई है, खाली है, तो उसको परती कहते हैं। तो राज्य की कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में परती क्षेत्र कितना रहता है? 3.18% रहता है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का खेती के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि तो 3.13% अन्य क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है, इतनी भूमि राज्य का। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में कृषि योग्य बेकार भूमि, कृषि योग्य हैं लेकिन खेती नहीं हो रही है, तो राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में कृषि योग्य बेकार भूमि जो है 5.64% है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र जितने पे खेती हो रही है शुद्ध रूप से बोया गया क्षेत्र 2020-21 के अनुसार बताया जा रहा है कि 10.34% थी। 2020-21 में उत्तराखंड राज्य के 10.34% क्षेत्रों पे कुछ न कुछ बोया गया था। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 6.26% है। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में से 11 पर्वतीय जिलों का भाग कितना है? 60.10% है। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 2 मैदानी जिलों का भाग कितना है? 39.89% है। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र में क्रमशः लगभग 49.55% और 50.45% है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम भूमि वाला क्षेत्र वाले जिले, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम भूमि क्षेत्रफल वाले जिले उत्तरकाशी और हरिद्वार, ये क्रमशः हैं। सबसे सर्वाधिक राज्य में सर्वाधिक भूमि वाला क्षेत्र ये होगा उत्तरकाशी, और सबसे कम वन वाला भूमि ये होगा हरिद्वार। तो उत्तरकाशी में सबसे अधिक भूमि है, उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी में सबसे अधिक भूमि है और सबसे कम भूमि हरिद्वार में है। तो राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं उत्तरकाशी और हरिद्वार। एक बार और इसको ध्यान में रखिए कि सर्वाधिक वन भूमि कहाँ है? उत्तरकाशी में है। सबसे कम वन भूमि कहाँ है? वो है हरिद्वार में। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऊसर भूमि वाले जिले, ऐसे जिले जिन जिलों में सर्वाधिक या सबसे कम ऊसर भूमि है। तो सर्वाधिक ऊसर भूमि कहाँ है? तो ये चमोली में है। और सबसे कम ऊसर भूमि कहाँ है? तो ये नैनीताल में है। तो राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऊसर भूमि व क्षेत्रफल वाले जिले, तो सर्वाधिक ऊसर भूमि कहाँ है? चमोली में है। और सबसे कम ऊसर भूमि नैनीताल में है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊसर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे चमोली। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम ऊसर भूमि वाला क्षेत्रफल उत्तराखंड में कौन सा है, तो आप कहेंगे नैनीताल। राज्य में सबसे सर्वाधिक व सबसे कम परती भूमि वाले क्षेत्रफल वाले जिले, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम परती भूमि क्षेत्रफल वाले जिले, तो फिर से वही देखेंगे आप कि सर्वाधिक परती वाला जो जिला है वो पौड़ी है। पौड़ी जिला सर्वाधिक परती रह जाता है और सबसे कम परती रहता है रुद्रप्रयाग। सबसे कम परती जो रहता है वो रहता है रुद्रप्रयाग। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछे कि उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक परती रहने वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक परती भूमि रहने वाला जिला कौन सा है? पौड़ी जिला है। और सबसे कम परती रहने वाला जिला रुद्रप्रयाग है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाले जिले, तो सर्वाधिक चारागाह कहाँ है? चमोली में है। आप याद रखिए, सर्वाधिक चारागाह चमोली में है और सबसे कम चारागाह टिहरी में है। कहाँ पे? टिहरी में। तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जहाँ पे सर्वाधिक चारागाह होगा चमोली में, आप देखेंगे कि यहाँ पे पशुधन बहुत कम मिलेंगे, पशुधन कम मिलेंगे। डेयरी फार्म जैसे वो होता है ना, दूध उत्पादन होता है,
दुग्ध उत्पादन, ये वाला उद्योग जो है वो चमोली में अधिक मिलेगा और अपेक्षाकृत टिहरी में कम मिलेगा, क्योंकि सर्वाधिक चारागाह कहाँ है? चमोली में है, सबसे कम चारागाह टिहरी में है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करें राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 2 मैदानी जिलों का भाग। ये वाला पेज दोबारा आ गया है। राज्य में सर्वाधिक सबसे कम, ये वाला पेज भी क्या हुआ है? ये वाला पेज भी आप देखेंगे कि दोबारा आ गया है। अब देखेंगे चमोली और नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग सर्वाधिक और सबसे कम परती वाला क्षेत्र। हाँ, ये पेज भी दोबारा, मतलब हम अनइम्पोर्टेंट के लिए इसको कट नहीं कर रहे हैं, गैर महत्वपूर्ण के लिए इसको हम लोग कट नहीं कर रहे हैं, इसको इसलिए कट कर रहे हैं कि ये दोबारा आ गया, इसको स्किप करते हैं। हाँ, ये नया पेज है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वो ऊधम सिंह नगर है और चंपावत है क्रमशः। अब भूमि बंदोबस्त की बात होगी, अब जितने पॉइंट्स आएंगे भूमि बंदोबस्त से संबंधित होंगे। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त हुए। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश नहीं, स्वतंत्रता पूर्व अलग है, स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है, इसीलिए ब्रिटिश काल है। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश काल ही था, तो स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त कितने लागू किए गए? 11। याद रखेंगे इस डाटा को, बहुत बड़ा डाटा नहीं है। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त जिसे एक साला कहा गया, तो ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त यदि आपसे पूछा जाए तो उसे क्या कहा गया? एक साला, जो कि कोष्टक में लिखा हुआ है। तो ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ 1815 में कुमाऊं में ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर के नेतृत्व में की गई थी। इसको याद रखेंगे कि ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में 1815 में कुमाऊं में लागू किया गया। ये भी ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर के नेतृत्व में। ई गार्डनर उस समय क्या थे? वहाँ के कमिश्नर थे। ब्रिटिश काल में पहला त्रिसाला बंदोबस्त ब्रिटिश काल में पहला त्रिसाला बंदोबस्त ये लागू किया गया 1817 ईस्वी में ट्रेल की नेतृत्व में। ब्रिटिश काल में पहला पंचसाला या इसका उपनाम 80 साला है। इसका उपनाम 80 साला है। 80 के दशक में ये लागू किया गया था। सॉरी, 80 के दशक में नहीं, हम लोगों ने देखा था कि इसका त्रिसाला नाम मतलब 80 साला नाम क्यों पड़ा था। तो ब्रिटिश काल में पहला पंचसाला क्या कब लागू किया गया? 1823 ईस्वी में ट्रेल के नेतृत्व में ये लागू किया गया था। ब्रिटिश काल में पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 1840 में लूसिंगटन के नेतृत्व में ये लागू किया गया था। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि 9वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ? 1863 से 1873 के बीच 10 साल तक ये है। दूसरा 1863 से 1073 यह दूसरा 20 साला था, वैज्ञानिक विधि से हुआ था। इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। इसमें भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। ये इसकी विशेषता है। किसकी? 9वें भूमि बंदोबस्त की। ब्रिटिश काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त 9वां भूमि बंदोबस्त था। ये लागू किया गया 1863 से 1873 के बीच। इसकी विशेषता ये बताई जा रही है कि ये दूसरा 20 साला था। एक विशेषता ये है कि ये वैज्ञानिक विधि से लागू किया गया था। इसके अलावा एक विशेषता इसकी यह भी है कि इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते थे। और इसके अलावा इसमें भूमि को 5 भागों में बांट दिया गया था। अब बात करें तो ब्रिटिश काल का अंतिम या 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में केवल गढ़वाल में इब्टसन के नेतृत्व में लागू किया गया था। इब्टसन के नेतृत्व में। स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1960-64 के बीच में पहला भूमि बंदोबस्त स्वतंत्रता के पश्चात की बात हो रही है। 1960-64 के भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया? तो 3 से 1
या 8 एकड़ तक के किसानों 8 एकड़ तक के मालिक वाले किसानों के कर को या भू राजस्व को माफ़ कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जिसके पास 3 एकड़ से लेकर के 3 से 1 या फिर 8 एकड़ 3 से 1 या फिर 8 एकड़ तक भूमि जिन किसानों के पास है उनके भू राजस्व को माफ़ कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। वर्तमान में चलाई जा रही है स्वैच्छिक चकबंदी। उत्तराखंड की बात हो रही है, वर्तमान में चलाई जा रही है स्वैच्छिक चकबंदी। राज्य के गठन से ठीक पहले सक्रिय जोतें 9.26 लाख थीं, लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतें धीरे धीरे घट रही हैं। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स आप देख लेंगे, राज्य के गठन के ठीक पहले सक्रिय जोतें कितनी थी? 9.26 लाख थी। 9.26 लाख जोतें थीं जो सक्रिय थीं, लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतें धीरे धीरे घटने लगी हैं। पहले कितनी थी? 9.26 लाख थी। अब 9.26 लाख से धीरे धीरे ये जो सक्रिय जोतें हैं, जोतें कम हो रही। जोत का मतलब कि आपके पास कितनी भूमि है। जैसे मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, आपके पास 10 बीघा, एक व्यक्ति के पास और 10 बीघा ज़मीन है, तो 3 लोगों के पास है और हम लोग क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि 3 सक्रिय जोतें हैं यहाँ पे। या तो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी। इसके पास 20 बीघा ज़मीन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है 20 बीघा ज़मीन। तीनों के पास 20-20 बीघा ज़मीन है और तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों अपनी अपनी ज़मीन में खेती कर रहे हैं, मतलब जुताई बुआई कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। तो कहा जाएगा कि इस क्षेत्र में 3 सक्रिय जोतें हैं। कितने सक्रिय जोतें हैं? जितनी भूमि उतनी जोतें, जितनी भूमि उतनी जोतें। लेकिन सक्रिय जोतें किसे कहेंगे? जहाँ पे भूमि हो रही। जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए कि सिर्फ ए और बी, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति ही कृषि कार्य करें, तो कहा जाएगा कि यहाँ पे 3 जोतें हैं, लेकिन सक्रिय जोतें सिर्फ 2 हैं। अब स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पे ए बी सी 3 लोगों के पास ज़मीनें हैं 20-20 बीघा, ठीक है। 20-20 बीघा, ये 11 नहीं है, ये वाला चिन्ह है, ये वाला, चूँकि ये बन नहीं पा रहा है, मोटा सा ये यहाँ पे है, ये वाला चिन्ह है, ठीक। तो ये कहा जा रहा है कि ए बी सी के पास, तीनों के पास 20-20 बीघा ज़मीन है। किसी के पास 20, किसी के पास 25, किसी के पास 30 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जोतें हैं। अगर तीनों लोग यहाँ पे कृषि कर रहे हैं तो कहेंगे कि 3 सक्रिय जोतें हैं। अगर तीनों लोग खेती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 3 जोतें तो हैं, लेकिन 2 जोतें सक्रिय हैं, 1 जोत जो है वो निष्क्रिय है। तो ये मुद्दा है यहाँ पर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है राज्य के गठन से ठीक पहले जो सक्रिय जोतें थी 9.26 लाख थी। राज्य के गठन से ठीक पहले यहाँ पे सक्रिय जोतें जो थी वो 9.26 लाख थीं। बहुत बड़ी ये डाटा है, 9.26 लाख जोतें थीं। उसके बाद लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण क्या कर रही हैं? ये जोतें घट रही हैं। खेतों को परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने को कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। अब समझ में आ गया? एब्सेंटी, ये दोनों लाइन आप पढ़ेंगे तो अब धीरे से समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले एब्सेंटी लैंडलॉर्ड किसको कहते हैं? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहते हैं कि लोग कृषि कार्य छोड़ के खेतों को परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाइए, आप पलायन कर जाइए। आप क्या करिए? दूसरे राज्य में चले जाइए, विदेश चले जाइए काम करने। अपने खेती कार्य को छोड़कर, कृषि कार्य को छोड़कर आप चले जाइए कहाँ पे? दूसरे जगह काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए। उसी को कहा जाएगा एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। अब देखिए, अब इसी से क्या होगा कि जब आप खेती कार्य छोड़ के चले जाएंगे तो सक्रिय जोतें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, क्योंकि खेती काम कर। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोगों ने ए बी समझा था, व्यक्ति ए है, हमने देखा था कि एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है
सी, तीनों के पास कितना ज़मीन है? 20-20 बीघा ज़मीन है तीनों के पास, ठीक। 20-20 बीघा ज़मीन है तीनों के पास। जो ए व्यक्ति है वो है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि यहाँ पे 3 जोते हैं। कितनी जोते हैं? 3 जोते हैं। अभी सक्रिय जोतों की बात नहीं हो रही, 3 जोते हैं। तो ए बी सी, तो 3 जोते हैं, तो तीनों लोग क्या कर रहे हैं? एक्टिव हैं, मतलब कृषि कार्य कर रहे हैं। तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि 3 सक्रिय जोते हैं यहाँ पे। ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में 3 सक्रिय जोते हैं। सीधी सी बात है, इतना स्पष्ट हुआ कि 3 लोगों के पास ज़मीन है, तीनों लोग खेती कर रहे हैं, तो 3 सक्रिय जोते हैं। अब हम बात करें एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के तहत होता क्या है कि लोग अपने खेती बाड़ी को छोड़कर और रोजगार की तलाश में खेती बाड़ी छोड़कर चले जाते हैं, अपनी ज़मीन को परती छोड़कर। तो इसमें से सी ने क्या किया? सी रोजगार की तलाश में अपना ये वाला क्षेत्र छोड़ के चला गया वो बाहर, रोजगार की तलाश में। रोजगार की तलाश में वो चला गया बाहर। तो अब बचे कितने? ए और बी बचा। तो जोते तो 3 ही हैं, जोते 3 ही हैं, क्योंकि वो अपना ज़मीन लेके तो नहीं जाएगा बाहर काम करने, ज़मीन छोड़ के जाएगा। जोते तो 3 ही हैं, लेकिन जो सी चला गया वहाँ पे वो खेती नहीं हो रही है, वो परती छोड़ के चला गया है, वहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो रहा है। तो अब जोते 2 बचेंगे। तो जब वो अपना ज़मीन परती छोड़ के चला गया तो उसको कहा गया एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के चलते जहाँ 3 सक्रिय जोते थी, वहीं 2 सक्रिय जोते हो गई। इसका मतलब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के जरिए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड अधिक होने से क्या होगा? अभी क्या हुआ कि 2 जोते हैं। अब ये क्या किया? बी भी क्या किया? अपना ये क्षेत्र परती छोड़ के ज़मीन चला गया कहाँ? बाहर काम करने। तो जब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड 1 था तो जोत 2 थी। अब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड 2 हो गया तो जोत 1 बचा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बढ़ता जाएगा तो सक्रिय जोत जो है वो कम होता जाएगा। तो यही यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है पहले लाइन में कि राज्य के गठन से ठीक पूर्व सक्रिय जोतें जो थी वो अधिक थी, मतलब 9.26 लाख थी। लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने से, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने का मतलब अधिक लोग अपना खेती बाड़ी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतें धीरे धीरे घटने लगी हैं। हमने अभी देखा कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड अगर अधिक हो रहा है तो सक्रिय जोतें निश्चित रूप से कम होंगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड यहाँ क्या है ये बताया गया है। कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या, क्षेत्रफल, ये आप छोड़ दीजिए, इतना बड़ा डाटा लेकर नहीं चलिए। अब बात करें कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या, ये वही डाटा है। कृषि जनगणना 10-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार था ये 0.89 हेक्टेयर। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार 0.85 हेक्टेयर। तो कृषि जनगणना 2015-16 ये पुराना हो गया है, फिर भी डाटा को हल्का सा दिमाग में बैठा के चलिए, बहुत ज़्यादा जरूरी याद करने की नहीं है। हल्का हल्का एक ओवरव्यूज जो है वो अपने दिमाग में बैठा के चलिए। तो कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार कितना था? 0.85 हेक्टेयर। राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया। राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना क्या है? नाली और मुट्ठी। तो पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना नाली और मुट्ठी है। राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है 2015-16 से। अब बात करेंगे हम लोग सिंचाई
या सिंचाई के बारे में, जो सांख्यिकी 2021-22 सांख्यिकी डायरी 2021-22। राज्य में जल संसाधनों के लिए, राज्य में जल संसाधनों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन हेतु राज्य जल नीति जारी की गई। राज्य में जल संसाधनों के नियोजन के लिए, उसके विकास के लिए, उसके प्रबंधन के लिए एक जल नीति जारी की गई। कब? 20 दिसंबर 2019 को। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ये डाटा देख लीजिए, लंबा लंबा डाटा है। इसको एक बार अपनी पुस्तक में एक बार बस पढ़ के आगे निकल जाइए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रतिशत में कुछ चीज़ है तो उसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 51.81% है। राज्य के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल के हैं क्रमशः मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में। तो मैदानी क्षेत्र में जो सिंचित क्षेत्रफल है वो 98.22% है, और पर्वतीय क्षेत्र में जो सिंचित वो है वो 22.13% है। तो इस डाटा को याद रखेंगे तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कैसे? कि जैसे राज्य के मैदानी क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल क्या है? कम है। तो ये लाइन सही होगा। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो लाइन है, 4 ठो देता है ना, जो 4 कथन देता है उनमें से एक कथन सही चुनना होता है। तो उसमें से एक कथन ये भी दे सकता है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल बहुत कम है। तो ये लाइन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो क्योंकि ये डाटा आप अपने दिमाग में रखेंगे तो ये प्रश्न आपसे स्किप नहीं होगा। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में, शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्रों वाले जिले हैं। ऊधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और नैनीताल है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित वाले जिले कौन हैं? चमोली है, पिथौरागढ़ है और अल्मोड़ा है। राज्य के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रों में, राज्य के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रों में नलकूप से कितना प्रतिशत? 70.65% नलकूप से, 20.69% नहर से, 1.84% कुएं से, 0.03% तालाब से और 6.78% अन्य साधनों से किया जाता है। तो इस डाटा को भी आप दिमाग में रखेंगे कि राज्य के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रों में सर्वाधिक जो होता है उत्तराखंड में। अब इस तरह के प्रश्न आपसे इस तरह के प्रश्नों से आपका सामना हो सकता है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र मतलब सर्वाधिक सिंचाई का सबसे अधिक साधन कौन, मतलब सिंचाई के लिए सबसे अधिक किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो सिंचाई के लिए सबसे अधिक आप देखेंगे कि नलकूप से सिंचाई किया जा रहा है। तो उत्तराखंड राज्य में सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला साधन सबसे अधिक कौन सा है? सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? वो है नलकूप से, 70.65%। अगर नहर से सिंचाई कितनी की जाती है, अगर आपसे ये पूछा जाए, नहर से सिंचाई की जाती है 20.69%। कुएं से बहुत कम है, तालाब से और कम है, अन्य साधनों से जो है 6.78% है। तो सर्वाधिक जो उपयोग में लाया जा रहा है सिंचाई के लिए नलकूप है, दूसरे नंबर पे नहर है। ये भी आपको क्रम भी देख सकता है कि सबसे मतलब अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला सिंचाई के लिए साधन जो है सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला, उसके बाद उसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे अधिक नलकूप से, उसके बाद नहर से, उसके बाद कुआं और तालाब से। आगे क्या है कि राज्य की कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल घटते क्रम में, मतलब ये पूछा जा रहा है कि नलकूप से सिंचाई करने वाले सर्वाधिक जिले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक नलकूप से कौन कौन से जिले सिंचाई करते हैं अपने यहाँ? तो ऊधम सिंह नगर है,
हरिद्वार है, नैनीताल है, देहरादून। तो ऊधम सिंह नगर में सबसे अधिक नलकूप से किस सिंचाई की जाती है? नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है ऊधम सिंह नगर में, उससे थोड़ा सा कम हरिद्वार में, उससे कम नैनीताल में, नैनीताल से कम देहरादून में। तो ये क्रम है। राज्य की कुल नहर सिंचित भूमि में सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में। तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक नहर से कहाँ पे वो होता है, सिंचाई होता है। सर्वाधिक नहर से सिंचाई होता है देहरादून में, नहर से सर्वाधिक सिंचाई होता है हरिद्वार में, नैनीताल में और ऊधम सिंह नगर में। ये दोनों डाटा जो हैं इसको स्किप करके आगे बढ़िए। राज्य में कुल लघु डाल नहरों की कुल लंबाई, ये छोड़ दीजिए। राज्य की कुल सबसे पुराना नहर, हाँ, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन है? ऊपरी गंगा नहर। ये 1842 से 54 के बीच में बना हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। एक बार और पढ़ लीजिए ताकि याद हो जाए। राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिद्वार में है। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट्स है टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है, 1842 से 54 के बीच में बना हुआ है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार में है। टिहरी परियोजना का शिलान्यास 1972 में किया गया था। एशिया के सबसे ऊंचे टिहरी डैम की जल धारण क्षमता कितनी है? तो ये जल धारण क्षमता, ये भाई डाटा आप क्या करिए, स्किप कर दीजिए। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये 3539 गुणे 10⁻6 घन मीटर है। तो एशिया के सबसे ऊंचे टिहरी डैम, वो सबसे ऊंचा टिहरी डैम है। तो टिहरी डैम की जल धारण क्षमता कितनी है? 3539 गुणे 10⁻6 घन मीटर है। टिहरी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो लगभग 2.70 लाख हेक्टेयर। ये डाटा भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो टिहरी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? टिहरी परियोजना जो है, इससे 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। टिहरी परियोजना को क्या संज्ञा दी गई है? तो इसे राष्ट्र गाँव की संज्ञा दी गई है। तो टिहरी परियोजना को राष्ट्र गाँव भी कहा जाता है। शारदा नहर बनबासा से निकलती है। इसका निर्माण 1928 में कराया गया था। इससे सिंचाई की जाती है चंपावत जिले में, ऊधम सिंह नगर में, बागेश्वर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। नानक सागर बांध नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। तो नानक सागर बांध कहाँ पर है? ये नैनीताल और ऊधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण कब किया गया था? किसने? कहाँ पर किया गया था? इस बांध का निर्माण किया गया था नंधौर नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। चाल खाल योजना किससे संबंधित है? योजना से संबंधित आप चीज़ें याद रखेंगे। ये जल स्तर सुधार से संबंधित है। तो ये देखिए, चाल खाल योजना किससे संबंधित है? जल स्तर सुधार से संबंधित है। एक बार और पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में रहे। चाल खाल योजना जल स्तर के सुधार से संबंधित है। अब ये फसलोत्पादन के बारे में आगे बात होगी। उत्तराखंड से संबंधित फसलोत्पादन से संबंधित प्रश्न जो होंगे या पॉइंट्स जो होंगे उसके बारे में आगे बात होगी, क्योंकि हमारा समय अब 1 घंटा समाप्त हो चुका है। अब क्या होगा, हम लोग कभी कभी 2 घंटे की, कभी कभी 1.5 घंटे की क्लास ले लेते हैं। तो उस दिन क्या होता है, भरपूर समय रहता है तो ले लेते हैं। इसी प्रकार से भरपूर समय जिस दिन रहेगा हमारे पास 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक की क्लास को लेकर हम लोग इस पुस्तक को पूरी तरह से कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो इस यात्रा को हमने शुरू किया है तो इसको समाप्त करके ही छोड़ेंगे। तो बने रहिए आप इस श्रृंखला में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।